अशोक आ रही है आवाज? जी सर, जी सर। सभी महानुभावों से मेरा निवेदन है कि अपना वीडियो ओपन करके बैठें, क्योंकि आज जो जिस टॉपिक के बारे में बात होने वाली है वो टॉपिक वास्तव में आज की एक जरूरत है। आज के हर कैंडिडेट, चाहे वो युवा हो, चाहे किसी भी उम्र के हों, किसी भी बिजनेस को करते हों, चाहे कोई जॉब करते हों, वो किसी भी फील्ड के हों, हर फील्ड के इंसान की आज यह जरूरत है जिस टॉपिक के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। बिल्कुल आवाज प्रॉपरली आ पा रही है सर आपको? अशोक आ रही है, आ रही है। जी सर। अशोक आवाज आ रही है? जी सर बिल्कुल। स्क्रीन नजर आ गई सर? यस। आप सभी ग्रेट महानुभावों को लाइव वेबिनार स्ट्रेस मैनेजमेंट टॉपिक के ऊपर जो आज लाइव वेबिनार नेहरू युवा केंद्र दौसा की तरफ से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, उसमें आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सर अभी जुड़ रहे हैं तो तब तक थोड़ा वेट कर लेते हैं अपना ना। जी 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 सर, जी सर। मैं कुछ लाइनें सुनाता हूं आपको कि थोड़ा आज का जो स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात है, कहीं ना कहीं तनाव से रिलेटेड बात है, और कहीं ना कहीं ये जो डिप्रेशन वाला सवाल है उसके अंदर हमारे एक बहुत ही जबरदस्त निदा फाजली साहब हुए थे, निदा फाजली साहब। उन्होंने 4 लाइनें कही है कि अपना गम लेके कहीं और न जाया जाए, घर में बिखरी हुई चीजों को ही संजोया जाए, घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। तो बिल्कुल आज इन्हीं उद्देश्यों को लेकर और कहीं ना कहीं तनाव को दूर करने के लिए आज हम सभी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हमारे बीच में उपस्थित हैं हमारे नेहरू युवा केंद्र के जिला युवा अधिकारी श्रीमान राकेश अलोरिया जी, और श्रीमान राकेश अलोरिया जी के नेतृत्व में आज जिस वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है, और हमारे जो मेन नेहरू युवा केंद्र की ये मानो कि एक मेन कड़ी, रीढ़ की हड्डी, और जिनके बगैर युवाओं के अंदर कहीं ना कहीं जोश बहुत ठंडा हो जाता है और वो जोश वर्धन, उत्साह वर्धन का काम करते हैं, हमारे रमा शंकर जी सर। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच में एक बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी और आने वाली है, तो सर को थोड़ा सा वक्त लगेगा, तो तब तक वो सर आते हैं, तब तक अपन जारी रखते हैं। बिल्कुल सर, अपने साथ यस साथियों, आज जिस टॉपिक के बारे में बात होने वाली है उस टॉपिक का नाम है स्ट्रेस मैनेजमेंट। मैं मेरे बारे में बता दूं, मेरा नाम इंजीनियर अशोक वाल है और मैं एक बिहेवियर काउंसलर हूं, रिलेशनशिप एक्सपर्ट भी हूं, और मैं नेहरू युवा केंद्र में एज अ नेशनल यूथ वॉलेंटियर हूं और मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कंसल्टेंट हूं। स्ट्रेस से कहीं ना कहीं लोग बहुत ही ज्यादा परेशान रहते हैं, डिफरेंट टाइप के स्ट्रेस रहते हैं। तो इन डिफरेंट टाइप के स्ट्रेस से आज कहीं ना कहीं हमारा युवा गुजर रहा है, और आपको मालूम है कि इस स्ट्रेस के कारण जो आज कोरोना का दौर चल रहा है, उस कोरोना के दौर के अंदर बहुत तगड़ा स्ट्रेस और बढ़ गया है। पहले से स्ट्रेस चल रहा था और कहीं ना कहीं कोरोना के कारण स्ट्रेस बढ़ गया है। ये स्ट्रेस चीज क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं कि स्ट्रेस एक इमोशनल, फिजिकल, मेंटल और बिहेवियर अपना जो रिएक्शन है, जो कहीं ना कहीं डिमांड से और थ्रेट से, डर से वो पैदा होता है, ये स्ट्रेस है। और इसको हम कहीं ना कहीं सीरियसली ले लेते हैं तो ये हमारे दिमाग में घर कर जाता है। तो लोग
इन बातों को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। कई सारे सोर्स हैं जो थ्रेड के कारण स्ट्रेस होता है, फ्रस्ट्रेशन के कारण स्ट्रेस हो जाता है, हमारे पास प्रेशर आ जाता है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। इनसे डिफरेंट टाइप की चीजों के साथ में हमें स्ट्रेस मिलता है। बिल्कुल कई सारे साइन है स्ट्रेस के। एक फिजिकल साइन हमें फिजिकल भी देखने को मिलते हैं, हमें मेंटली साइन मिलते हैं, बिहेवियर के रूप में भी हमको देखने को मिलता है कि हमारा बिहेवियर भी इस स्ट्रेस के कारण चेंज हो जाता है। हमारी जॉब से रिलेटेड भी स्ट्रेस हो जाता है। जो थ्रेट्स के, यदि डर के बारे में बात की जाए तो लोग को सबसे बड़ा स्ट्रेस जो हो जाता है कहीं ना कहीं जॉब का। पहली बार तो जॉब लगने का स्ट्रेस हो जाता है, दूसरी बात उससे खोने का स्ट्रेस हो जाता है, और कहीं ना कहीं बॉस का डर उन्हें सताता रहता है। तो इन चीजों के लेकर दिन भर दिन लोग स्ट्रेस से गुजरते रहते हैं। बिजनेस को लेकर स्ट्रेस होता रहता है, बिजनेस में ग्रोथ नहीं हो पा रही है या कहीं जॉब में ग्रोथ नहीं हो पा रही है। एक दूसरे के साथ में कंपटीशन को भी लोग स्ट्रेस में ले लेते हैं और उसका तनाव बढ़ा लेते हैं, और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परेशान करती है। फ्रस्ट्रेशन हो रहा है आज के युवाओं के अंदर, और ये बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। फ्रस्ट्रेशन, नेगेटिविटी इतनी ज्यादा लोगों के अंदर देखने को मिल रही है जो कहीं ना कहीं बहुत परेशान कर रही है। ऐसी ऐसी चीजें भी लोग कर रहे हैं जो लाइक नहीं करते हैं। एक दूसरे को लोग डिस्करेज करने का काम कर रहे हैं, वो भी अपने आप में फ्रस्ट्रेशन पैदा करता है। ग्रोथ नहीं हो पा रही है, कहीं ना कहीं फेलियर का सामना करना पड़ता है तो तनाव बढ़ जाता है, डिप्रेशन बढ़ जाता है। तो इन सारी चीजों को फ्रस्ट्रेशन जहां पैदा हो जाता है वहां पर आदमी का जो तनाव है वो तनाव इतना बढ़ जाता है कि वो कई बार कुछ गलत हरकतें भी करने के लिए उतारू हो जाता है, प्रेशर होने लग जाता है। ये सारे वो सोर्स मैं बता रहा हूं आपको जो कहीं ना कहीं आदमी को तनाव पैदा करते हैं, स्ट्रेस पैदा करते हैं दिमाग में। प्रेशर फैमिली का देख लो, फैमिली का प्रेशर कि वो ये कर रहा है आप ये करो। कोई किसी भी काम को करने के लिए रिलेशनशिप्स के अंदर प्रेशर आ जाता है, कैरियर से रिलेटेड प्रेशर आ जाता है, यार इतनी उम्र हो गई हम किस तरीके से क्या करें। प्रॉफिट और टारगेट्स के अंदर स्ट्रेस आ जाता है कि यार प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है, कहीं से इनकम का स्रोत नहीं है। कहीं ना कहीं हमारे टारगेट को लेकर स्ट्रेस चलने लग जाता है कि आखिर ये किस तरीके का स्ट्रेस है। रिलेशंस को मेंटेन करने के लिए स्ट्रेस होने लग जाता है कि साहब रिलेशंस को किस तरीके से मेंटेन किया जाए। उन सारी चीजों को लेकर स्ट्रेस हो जाता है। परफॉर्मेंस को लेकर स्ट्रेस होता है। कॉन्फ्लिक्ट, ये अपने आप में ही एक बड़ा पार्ट है कि हम कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सोच लेते हैं, डिफरेंट सोच लेते हैं, ओवर थिंकिंग हो जाती है। आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है अशोक जी आपकी। आई थिंक उनका अशोक फोन जी पे कॉल आ आपकी गया। आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है। जी सर, आवाज आ रही है? अब आ रही है? जी 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 बिल्कुल। ओके सर। तो भैया आवाज नहीं आ रही। तो कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग हो जाती है, डिफरेंटली सोचने लग जाते हैं। कई विचार ऐसे आ जाते हैं जो हमें पायदान पर कुछ नहीं होता, लेकिन विचार हमारे ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं हमें नेगेटिविटी की तरफ लेकर जाते हैं। जो डिफरेंट टाइप की बिहेवियर वाले लोगों से हम मिल जाते हैं। कोई हमारे किसी भी बात पर यदि रिएक्शन कोई अलग दे देता है तो वो चीजें हमें दुख पहुंचा जाती है, वो चीजें हमें बहुत परेशान कर जाती है। तो ये सारी चीजें हैं, हमारे कई सारे इफेक्ट्स हो जाते हैं कि साहब बॉडी के ऊपर इफेक्ट्स हो जाते हैं स्ट्रेस के, माइंड के ऊपर, इमोशंस के ऊपर स्ट्रेस हो जाता है, हमारा बिहेवियर बदल जाता है। इस तनाव के कारण हमारे इन चारों चीजों पर इतना ज्यादा इफेक्ट पड़ता है जिससे कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है। यदि हम फिजिकल स्ट्रेस की बात करें तो हमारी बॉडी पर डिफरेंट टाइप के इफेक्ट्स पड़ जाते हैं। ब्रेन के अंदर डिप्रेशन होने लग जाता है, एंजाइटी, पैनिक अटैक्स का हमें सामना करना पड़ता है। हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाती है, हमारे लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाती है, स्टोमक, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने लग जाती है। ये कहीं ना कहीं टेंशन के कारण होने लग जाता है। बोन्स के अंदर पेन होने लग जाता है। और इमोशनल इफेक्ट्स की बात की जाए तो बहुत ही अपसेट और नर्वसनेस फील होने लग जाता है। इतना जबरदस्त इमोशनल ये अपने आप में होता है कि हम सब कुछ जानते हुए, सब कुछ करते हुए भी हम नर्वस हो जाते हैं और हम बेहतर प्रदर्शन अपने फील्ड में नहीं कर पाते हैं। गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ जाता है, एंजाइटी होने लग जाती है, फियर, बहुत ज्यादा डर होने लग जाता है, हमें डर लगने लग जाता है किसी भी बात को लेकर, तो खौफ अपने दिमाग में बैठा लेते हैं।
क्रिटिसाइज हो जाती है एक दूसरे के प्रति, भूलने की आदत हो जाती है हमें, कहीं ना कहीं हमारा अटेंशन खोता रहता है, हमें मोटिवेशन की कमी हो जाती है। तो ये डिफरेंट टाइप के इमोशनल इफेक्ट्स हैं जो हम कहीं ना कहीं स्ट्रेस के दौर में अपने आप को इनका सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। बात की जाए कि डिफिकल्टी लोगों को कंसंट्रेशन के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है, थॉट्स के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है, ओवर थिंकिंग सोचने लग जाते हैं, बहुत सारे ये जो लैक ऑफ मोटिवेशन के कारण जो प्रॉब्लम्स होती है ये बहुत ज्यादा होती है। बिहेवियर के अंदर देखा जाए तो ऐसा बिहेवियर हो जाता है कि एक दूसरे के प्रति उदासीनता हो जाती है। हम चाहकर भी, कभी कभार ऐसा होता है कि हम हंसना चाहते हैं लेकिन हमारी हंसी नहीं आ रही, हम चाहकर भी हंस नहीं पाते हैं, हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत लो हो जाती है, हम बेहतर प्रदर्शन करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम कहीं ना कहीं किसी प्रेशर में रहते हैं, किसी टेंशन में रहते हैं, किसी डिप्रेशन का शिकार होते हैं, हमारी वर्क परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है। आप ये देखो, काम में मन नहीं लगता है, इतना जबरदस्त हो जाता है कि क्या करें कैसे करें, ये सारी चीजें प्रॉब्लम हो जाती है। खाने पीने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता है, एक दूसरे से बात करने में भी बिल्कुल ऐसे इंटरेस्ट नहीं आता है, हम पूरे जो प्रॉपर जो बात करते हैं वो प्रॉपर बात नहीं कर पाते। तो इस तरीके का जो स्ट्रेस हमारे बीच में हो जाता है, तो इन सभी चीजों को लेकर आज ये जो वेबिनार है इसके अंदर मैनेजमेंट की बात की गई है कि किस तरीके से आखिर इनके मैनेजमेंट किया जाए। मैं आपको कुछ बता देता हूं, बाकी हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, जो हमारे आज के चीफ गेस्ट है, कीनोट स्पीकर हैं, वो अभी कुछ ही देर में हमारे साथ आने वाले हैं। थोड़ा पेशेंस बनाए रखें। और स्ट्रेस मैनेजमेंट के अंदर बात की जाए तो कहीं ना कहीं बहुत सारी टिप्स हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर स्क्रीन के माध्यम से आपको कुछ ऐसी टिप्स बताई है जिनके माध्यम से आप अपना स्ट्रेस को बहुत हद तक कम कर सकते हैं और कहीं ना कहीं दूर भी कर सकते हैं। प्रॉपर नींद लेना, एक दूसरे के साथ बात करना, स्ट्रेस को अवॉइड करना, वेकेशंस करना, ये डिफरेंट टाइप के वो है। पहली स्टेप है कि डिस्कस योर प्रॉब्लम टू एक्सपर्ट। यदि आपको किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम है, कोई स्ट्रेस है, तो एक्सपर्ट्स के साथ में डिस्कस कीजिए, अपने फ्रेंड्स से, फैमिली से बात कीजिए, उन लोगों से बात कीजिए जिनसे बात करने पर आपको अच्छा लगता है, जिनसे बात करके आपको कुछ एनर्जी मिलती है, तो उन लोगों से बात कीजिए, अपनी प्रॉब्लम्स उनको बताइए, कहीं ना कहीं आपका मन हल्का होगा और आप उन चीजों का सॉल्यूशन भी आप पा सकते हैं। दूसरी स्टेप है कि रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। कहीं ना कहीं हम जो एक्सपेक्ट कर लेते हैं, यदि जरूरत से ज्यादा किसी ने एक्सेप्ट कर लिया, जरूरत से ज्यादा किसी ने एक्सपेक्ट कर लिया, तो वो हमें कहीं ना कहीं डिमोटिवेट कर देती है चीजें। तो गोल्स एकदम स्मार्ट बनाइए, ये स्मार्ट टेक्निक को यूज करें, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक, टाइम बाउंड, ऐसे स्मार्ट टेक्निक्स को यूज करते हुए अपने गोल बनाए। नो कहना सीखें। कई बार हमें लिमिट से ज्यादा काम मिल जाता है और हम सभी कामों को एक्सेप्ट कर लेते हैं और फिर हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो नो कहना अपने आप में एक बहुत बड़ी कला है, ऐसा नहीं हर बार ही नो कहें। मुझे लग रहा है वो बिजनेस कर रहे हैं ना ये, लेकिन नो कहें, कैसे, ये क्या सिंपल है क्या? नो कहना सीखें। चेंज योर एटीट्यूड, लुक फॉर पॉजिटिव, और अपने आप को पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाएं। हर चीज के अंदर दो नजरिया होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव, लेकिन पॉजिटिव नजरिए पर ज्यादा फोकस करें। जो भी पॉजिटिव चीजें आपको, अच्छी चीजें मिलती है, जो आपको आगे बढ़ने में सहायता प्रदान करती है, उन चीजों पर फोकस करें। टॉक टू योर सेल्फ, इस चीज की आजकल बहुत ज्यादा कमी है। हम खुद से बात नहीं करते, दुनिया से बात करते हैं लेकिन खुद को समय नहीं दे पाते। हम खुद से क्वेश्चन नहीं करते हैं कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हम खुद से पूछें, आधे से ज्यादा क्वेश्चनों का जवाब तो हमें खुद ही मिल जाएगा यदि हम खुद से पूछते हैं तो वो चीजें हमें डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए काफी सहायता करती है। स्लो डाउन, ज्यादा हाबड़ दुबल ना करें, बहुत ही इजीली करें और पेशेंस के साथ करें, क्योंकि कहीं ना कहीं यदि आप पेशेंस के साथ करते हैं तो उन चीजों का सोल्व करने के लिए आपका माइंड ही कई बातों का जवाब दे देता है। म्यूजिक सुने, अच्छी नींद लें, वेकेशंस पर जाएं, ये सारी चीजें करके आप अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। एक्सरसाइज करें, योगा, मेडिटेशन, ये बहुत जरूरी है। इन चीजों को करके आप अपने आप को खुश रख सकते हैं, हैप्पी रख सकते हैं। अपने आप को ऑर्गेनाइज करें, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। हर काम को करने का एक टाइम सेट कर लें, ये टाइम मैनेजमेंट बहुत ही जरूरी है। प्लानर बने, अपने गोल्स सेट करें, शॉर्ट टर्म गोल्स सेट करें कि आज का मुझे क्या गोल पूरा करना है। और मोटिवेशनल बुक्स पढ़ें,
जितनी ज्यादा हो मोटिवेशनल बुक्स अपने आप में बहुत ही एनर्जी पैदा करती है। और बायोग्राफी जो सक्सेसफुल लोग हैं उनकी बायोग्राफी पढ़ें। ये डिफरेंट टाइप मोटिवेशनल बुक्स की मैंने स्क्रीनशॉट दिखाने की कोशिश किया, जिनमें हमारे बीच जो आज जुड़ रहे हैं डॉक्टर जीएल शर्मा साहब, मैं कहूंगा कि बहुत ही इंस्पायरेशनल पर्सनालिटी है। उनकी एक बुक है आप भी बन सकते हैं, आरएस टॉपर। ये पढ़कर देखना, ये बहुत ही एनर्जी पैदा करती है ये बुक। तो इस तरीके की बुक्स आप रेगुलरली पढ़ते रहें, जनरल अवेयर रहें और थैंकफुल रहें। यदि कोई किसी चीज से हमें कुछ सीखने को मिल रहा है तो उनके प्रति अप्रिशिएट रहें और ये अप्रिशिएशन करना सीखें, थैंक्स कहना सीखें, कुछ एक दूसरे को प्रोत्साहित करना सीखें। वो चीजें हमें बहुत ज्यादा खुश रखती है। तो ये हमारी जो टेक्निक्स हैं, इन चीजों को यूज करके आप कर सकते हैं और बिल्कुल एंजॉय करें अपनी लाइफ को। और मैं आपका लेते हुए, ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए, बाधा नहीं बनते हुए, हमारे बीच में जिन ग्रेट पर्सनालिटी का हमें इंतजार चल रहा था वो मौजूद हैं, आ चुके हैं। तो मैं बिल्कुल उनको कॉल करने से पहले मैं उनके बारे में आपको बताना चाहूंगा। वो ग्रेट पर्सनालिटी का नाम है डॉक्टर जीएल शर्मा। आरएस ऑफिसर हैं, एसडीएम है जयपुर के, और समाजशास्त्री, कानूनविद, लेखक है, वो काउंसलर हैं और बहुत ही बहुमुखी, मैं ये कहूं कि बहुत ही बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। और उनकी 2 दर्जन से ज्यादा किताबें चल रही हैं, जो मैंने आपको स्क्रीनशॉट बताया कि आप भी बन सकते हैं। आरएस टॉपर बुक सर के द्वारा ही लिखी गई है और श्रीमान जी क्रोनोलॉजी के प्रथम संपादक के रूप में हैं, मार्गदर्शक हैं, और एक पेनेसिया इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल के संस्थापक और मैं ये कहूं कि अवैतनिक मार्गदर्शक हैं। और श्रीमान जी राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के रूप में उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट के पद पर जयपुर में आसीन हैं। तो मैं बिल्कुल उनको कॉल करना चाहूंगा और उनसे पहले मैं 4 लाइनें उनके लिए कहूंगा कि मीठी बात और चेहरे पर मुस्कान, आप ही हैं इस वेबिनार की शान। दिल को सुकून मिलता है आपके मुस्कुराने से, वेबिनार में रौनक आ गई सर आपके आने से। सो नाउ प्लीज वेलकम ऑन द वर्चुअल प्लेटफॉर्म डॉक्टर जीएल शर्मा साहब, हमारे बहुत ही इंस्पायरेशनल, मैं कहूं, यस सर, प्लीज वेलकम सर, स्वागत है सर। आवाज आ रही है? थैंक यू अशोक, थैंक यू वेरी मच। इट्स माय प्लेजर एंड प्रिविलेज टू बी हियर ऑन दिस वेबिनार। बहुत अच्छा प्रयास, बहुत अच्छी पहल आप लोगों की है। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप लोग? यस सर। आर यू गेटिंग मी? जी यस सर, जी सर, यस सर, यस सर। गुड गुड गुड। सर कोई शायद डिस्टरबेंस हो रहा है। अच्छा, सुरेश इज देयर। हेलो सुरेश, हाउ आर यू? ठीक हूँ सर। गुड। तो अशोक, ये अरे वाह वाह सुरेश, सब बढ़िया चल रहा है? सेक्रेटरीट में ही हो? यस सर, बढ़िया चल रहा है। हाँ, मिलाकर हो यार, है ना? तो बहुत अच्छी ये पहल है। और बेसिकली जो पोस्ट कोरोना जो न्यू नॉर्मल है, उस परिप्रेक्ष्य में, उस संदर्भ में इस तरह के आयोजन, क्योंकि हम लोग अभी वर्चुअली मिल सकते हैं, फिजिकली डिस्टेंसिंग है, लॉकडाउन भी है, कर्फ्यू भी है, तो इस दौर में बहुत अच्छे से अशोक की ये पहल रहती है कि लोगों को डीमोटिवेट नहीं होने दिया जाए, किस तरह से उसको बूस्टअप रखा जाए, हमेशा पॉजिटिविटी के साथ, बिल्कुल बाउंसिंग बैक। जो लोग बहुत ही निराश हो चुके हैं, जो लोग ये देखते हैं अरे यार दुनिया में ये क्या हो रहा है, ये हर तरफ से जो न्यूज़ आ रही हैं वो सब ऐसी आती हैं कि कभी कोई कहाँ ट्रेजेडी हो गई, किसी के साथ क्या हो गया। और बहुत ही अनफॉर्चुनेटली मुझे अभी न्यूज़ मिली मॉर्निंग में कि मेरे साथ एक सीनियर फायर ऑफिसर था सिविल डिफेंस में, मिस्टर गोविंद नारायण, ही इज नो मोर नाउ। कल शाम उसकी डेथ हो गई, वो 20 दिन से एडमिट थे। तो मुझे बड़ा शॉकिंग हुआ कि यार जो व्यक्ति हमारे साथ ऑलमोस्ट 10-11 महीने में सिविल डिफेंस में रहा, हमारे साथ बहुत अच्छे से वो रहते थे, और अभी 5 साल की जॉब उनकी बाकी थी, 5-6 साल की। तो बड़ा शॉकिंग होता है। ऐसे में क्या होता है कि बहुत एक पैनिक ओरिएंटेशन हो जाता है आदमी का, और ये इस तरह से जो वातावरण बनता है चारों तरफ, जैसे आदमी जब एडमिट होता है हॉस्पिटल में तो उसके बगल वाला क्लीन बोर्ड हो गया, वो चला गया, वो खबर भी सुनता है, वो मर गया, तो बड़ी बहुत ट्रॉमा हो जाता है आदमी को। जो ट्रॉमा है साइकोलॉजिकल, ये सबसे ज्यादा लॉस देने वाला होता है।
वैसे कोई लॉस होता है कोई दिक्कत नहीं होती उसको, धन चला जाए और कुछ चला जाए, लेकिन जब साइकोलॉजिकली जो ट्रॉमा होता है वो एक ऐसा शॉक होता है, उससे उबरना बहुत मुश्किलात भरा होता है। और अशोक इस दिशा में बहुत अच्छा प्रयास कर रहा है। चलिए मैं मेरी शुरुआत श्रीमद् भागवत गीता के पहले श्लोक से करता हूँ। एकमात्र ऐसा श्लोक जिसमें धृतराष्ट्र बोलते हैं। धृतराष्ट्र कहते हैं, धृतराष्ट्र उवाच, अर्जुन उससे संजय से कहते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समावेत युजुत्सवः माम कहा पांडवश किम कुर्वत संजय। तो संजय से वो पूछते हैं कि भाई हमारे पांडव और मेरे सारे जो 100 पुत्र हैं और मेरी सेना है वो कुरुक्षेत्र में क्या कर रही है। अशोक आवाज आ रही है मेरी? यस सर। आ रही है सर, आ रही है आपकी आवाज, कंटिन्यू करें Yes, प्लीज। sir. गुड। तो आ रही है आवाज। ये इस बात का इंडिकेशन है कि धृतराष्ट्र में कितनी इनसिक्योरिटी थी, वो कितना डरा हुआ था, वो कितना भयभीत था। और उस समय ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हम लोग कर रहे हैं ना, ये सब थी क्योंकि संजय कैसे बता रहा है, संजय उसको कुरुक्षेत्र के दृश्य को वहां बैठे बैठे हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र को क्यों बता रहा है, कैसे बता रहा है, हाउ इट वाज पॉसिबल, दैट वाज द टेक्नोलॉजी। उस समय की टेक्नोलॉजी कुछ ना कुछ थी, ठीक है। तो वो बता रहा है पूरा सीन, वो कुरुक्षेत्र का विजिट करता है वर्चुअली और वो धृतराष्ट्र को बताता है कि कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है। तो मैं जो कहना चाह रहा हूं वो ये है कि धृतराष्ट्र में इनसिक्योरिटी थी, नेगेटिविटी थी, वेस्टेड इंटरेस्ट भरा हुआ था। यहाँ अड़गड़ानंद की जो गीता है वो कहती है कि ये प्रतीक हैं सब लोग। देयर वाज नो कुरुक्षेत्र, देयर वाज नो महाभारत, देयर वाज नो एनी काइंड ऑफ सच अक्षौणी, 11 अक्षौणी सेना, 8 अक्षौणी सेना, ये सब कुछ नहीं था। ये सब प्रतीक है। प्रतीकों के माध्यम से एक ऐसा मैसेज देना चाह रहे हैं श्री कृष्ण भगवान कि वो मैसेज में जो कौरव है वो निराशावाद, दुर्गुण का प्रतीक है, जो पांडव हैं उनकी सेना है जिसको कृष्ण सपोर्ट कर रहे हैं वो पॉजिटिविटी है, वो सद्गुणों का प्रतीक है, वो वर्च्यूज है। तो ये प्रतीकात्मक है। अड़गड़ानंद का ये एक इंटरप्रिटेशन है। ऐसे अलग अलग कोई 20 गीताएं जो हैं वो प्रचलित हैं, सैकड़ों गीताएं हो तो, लेकिन जो बाल गंगाधर तिलक ने बहुत ही बैलेंस गीता लिखी। तो आज का जो माहौल है पोस्ट कोरोना एरा, उसको हम कैसे सरवाइव करें, उसके साथ कैसे हम कोप अप करें, किस तरह से हमारा जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है, अशोक ने बहुत अच्छा विषय रखा, इट इज वेरी रिलीवेंट टुडे एंड दिस इज अ नीड ऑफ द आवर। स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया जाए, ये सबसे बड़ी आज की जरूरत है। मैं सीधा इस पर ही अपनी बात करूंगा और फिर हम 10 मिनट का क्वेश्चन आंसर सेशन लेंगे जिसमें आप लोग कोई आपकी क्वेरीज हैं, आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं, मैं कोशिश करूंगा जितना थोड़ा बहुत जो मेरे पास है वो मैं आपको शेयर करने का प्रयास करूँ। अभी अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस गया, सब लोगों ने अच्छा प्रयास किया और अब हमारे यहाँ मानसून आने वाला है, जुलाई में आ जाएगा। एक पेड़ एक जिंदगी। हर व्यक्ति जो प्रकृति से दूर है वो स्ट्रेसफुल है, राइट। जो प्रकृति का सानिध्य प्राप्त नहीं कर रहा है, जो प्रकृति से अपने आप दूर रहता है, जो नैसर्गिक नहीं है, मतलब जैसा अंदर है वैसा बाहर नहीं है, मन में कुछ सोचता है करता कुछ है, प्राकृतिक नहीं है, नैसर्गिक नहीं है, आर्टिफिशियल है, काल्पनिक है, ठीक है, अपने आप को कहीं ना कहीं बनावटीपन में रहता है, कल्पना लोक में रहता है, चाहे यूटोपियन तरीके से वो रहता है, चाहे वो आर्टिफिशियल कोई अपनी चीजें बनाता है और उसके हिसाब से करता है, वो हमेशा जीवन में दुख पाता है। तो पहला मंत्र जो है स्ट्रेस मैनेजमेंट का वो ये है कि बी नेचुरल। आप जैसे हैं वैसा बने रहे भाई। आप बिल क्लिंटन नहीं बन सकते, ठीक है, आप सपना चौधरी नहीं बन सकते, आप शिव खेड़ा नहीं बन सकते। मतलब ये एग्जांपल्स हैं जो लोग बनना चाहते हैं। मैं ठीक है कि सबके अपने अपने आइडल्स होते हैं, सबके रोल मॉडल्स होते हैं, वो बात अलग है, लेकिन लोग उनकी तरह करने की कोशिश करते हैं जो कर नहीं पाते। भाई आप अपना दीजिए ना पुटअप, आप इनपुट अपना दीजिए अपनी लाइफ में, अपने टास्क में, अपनी चीजों को करने में, ठीक है। तो आप अपना जो नेचुरली देंगे वो आप अपना होगा, उसको आप 100% कर सकते हैं। लेकिन आप दूसरों की तरह करने का प्रयास करेंगे तो नहीं हो पाएगा। तो बी नेचुरल, ठीक है। एक तो खुद आप अपने आप बिल्कुल प्राकृतिक नैसर्गिक तरीके से रहें। नंबर 2, प्राकृतिक सानिध्य प्राप्त करें। कल के न्यूज़पेपर में, मुझे पता नहीं पत्रकार थी, भास्कर था, हिंदी वाला न्यूज़पेपर था, उसमें आप देखेंगे कि प्रकृति के सानिध्य के कितने सारे फायदे।
आपको अच्छी नींद आती है, आपको आशावाद का संचार होता है, सकारात्मक दृष्टिकोण आपका विकसित होता है, प्रकृति के सानिध्य के साथ भरपूर ऑक्सीजन आपको मिलती है। आप जब आंखों से हरा भरा देखते हैं, प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हैं, तो आपकी आंखों को भी सुकून मिलता है। वो सुकून आपको पॉजिटिविटी देता है अंदर से आपकी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करता है। जैसा हम अपना SWOT एनालिसिस करते हैं ना, वीकनेस SWOT एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, ये आदमी का अपना एक एनालिसिस होता है ओवरऑल। तो उसमें स्ट्रेंथ जो आती है वो प्रकृति से आती है, नेचर से आती है। तो नेचर में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप उनको प्राप्त कर सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं। तो प्रकृति का सानिध्य आप प्राप्त करें और प्राकृतिक रूप से रहें, प्राकृतिक चीजों का उपभोग करें। ठीक है, आजकल प्रोसेस्ड फूड का बहुत प्रचलन चल रहा है, हर आदमी पैक्ड फूड, और वो भी नकल यूरोप की है। यूरोप का भाई मामला अलग है, वहाँ टेम्परेचर वैसे लो रहता है, लोग वहाँ पे 10-10 दिन की ब्रेड यानी खाना बना करके रख देते हैं फ्रिज में, फिर निकालते हैं अपने हिसाब से गर्म करते हैं। वहाँ पे ये मुझे साहब गर्म दूध चाहिए, तो गर्म दूध का मतलब वहाँ पे जरा जरा सा वार्म दूध मिलेगा आपको, यहाँ की तरह गरम गरम नहीं चुस्की लेकर अपन पीते हैं ना फूड दे के, ऐसा वहाँ आनंद ले ही नहीं सकते, क्योंकि इतना गर्म वो पीते ही नहीं है कभी भी, नेवर डू इट। वो आप जब कहेंगे कि मुझे गर्म दूध चाहिए तो वो बहुत ही वार्म, हल्का हल्का गुनगुना आपको दूध देंगे, इतनी वहां पे प्रचलन। तो ठंडी चीजें खाते हैं, क्योंकि ठंडा प्रदेश, एटमोस्फेयर ठंडा है, तो हम नकल क्यों करें? हमारे यहाँ जब प्राकृतिक रूप से सारी चीज पैदा होती है, हमको इस तरह का एटमोस्फेयर दिया है प्रकृति में, सर्व आनंद। यहाँ पे एक्सट्रीम गर्मी है, एक्सट्रीम ठंड है, हर तरह का मौसम है, हर तरह का वातावरण है, समुद्र का किनारा है, पहाड़ है, झरने हैं, मरुस्थल है, सब चीज है, तो उसका पूरा आनंद लो। और दूसरे दुनिया के देशों में ये सारी चीजें उपलब्ध नहीं, इसलिए वहाँ अलग अलग तरह की चीजें हैं, इसलिए प्रोसेस्ड फूड, पैक्ड फूड, ये सारी चीजें वहां पर है। हमारे यहाँ हम क्यों करें? हम डेली रोटी बनाए ताजा ताजा और खाएं, राइट? तो प्रकृति का सानिध्य आप प्राप्त करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेस मैनेजमेंट और कई तरीकों से हम कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल छोटी सी आपने सबने सुनी है, समुद्र के किनारे आप टहल रहे हैं, अशोक वाल इंजीनियर, द ग्रेट मोटिवेशनल स्पीकर, समुद्र के किनारे टहल रहे हैं, टहलते टहलते देखते हैं कि एक छोटी सी बच्ची, समुद्र के किनारे छोटी छोटी मछलियां आ जाती हैं, तड़पती हैं वो, क्योंकि पानी के बिना मछली 30 सेकंड भी जीवित नहीं रहती, उसको पानी चाहिए। मछली समुद्र के वेग के साथ, ज्वार और भाटा जब आता है तो मछली आ जाती है किनारे पर और वो तड़पती होती है। बच्ची आती है, एक मछली को उठाती है, पानी में डाल देती है, उठाती है, पानी में डाल देती है, घूमती है, वो उठाती है, पानी में डाल देती है। अशोक पूछते हैं, बेटा ये क्या कर रहे हो आप, क्या फर्क पड़ रहा है? सैकड़ों मछलियां पड़ी हैं, ये तो मर रही है, आप सारी हजारों मछलियों को तो पटक नहीं सकते पानी में, ये तो फिर आएगा, फिर जाएगा, फिर आएगा। तो वो कहती है कि अंकल, अशोक अंकल, ये मछली जो मैंने अभी इसमें डाली है, इसको तो फर्क पड़ता है, ये तो बच गई, बची कि नहीं बची? दैट्स वैल्यू। तो ये जो चीज है कि आप कोई भी कुछ भी काम करते हैं, आपने देखा होगा अभी व्हाट्सएप पे वीडियो आ रहे हैं, वंस अपॉन ए टाइम, जैसे वो थर्स्टी क्रो की स्टोरी होती है ना, कि वो उसमें कंकड़ डालता है, तो ऐसे मैंने वीडियो देखा, वो एक बोतल में पानी भरा हुआ है, उसमें कौवा आता है, तो लगता है पानी नहीं है, तो कंकड़ डालता है, पानी ऊपर आता है, फिर से पीता है, फिर कंकड़ डालता है, फिर पानी आता है, फिर पीता है। ये घटित होता है। छोटे छोटे जो प्रयास है वो आपको कहीं ना कहीं सकारात्मकता की ओर ले जाते हैं। आपके दिमाग में जो स्ट्रेस है, आपके दिमाग में अनकॉन्शियस माइंड में, सेमी कॉन्शियस माइंड में जो भी कुछ कोई नेगेटिविटी है, कोई भी चीज ऐसी है कि आप उस पर काबू नहीं पा रहे हैं, कोई चीज ऐसी है कि आप कुछ आगे करने की स्थिति में नहीं होते, क्योंकि आज का जो पोस्ट कोविड न्यू नॉर्मल है उसमें क्या होता है, आदमी, अरे भाई क्या करूं, मैं करूं क्या, ऑफिस जा नहीं सकता, वहां जा नहीं सकता, यहाँ बैठा हूं, तो क्या करते हैं, ओवर ईटिंग करते हैं, यहाँ पे खाते रहो भी कुछ ना कुछ जो अवेलेबल है, ठीक है, और सोते हैं, ठीक है, और या फिर टीवी में जो सीरियल आते हैं, ऐसे सीरियल आते हैं जिसमें समाज की जितनी बुराइयां हैं, जितनी सोशल एविल्स हैं, वो सब उन सीरियल्स में दिखाई जाती है। कोई अच्छी चीजें नहीं है। हाँ, कुछ अच्छे चैनल्स हैं, ज्योग्राफिकल चैनल्स हैं, न्यूज चैनल्स हैं, दूसरी चीजें वो आप देख सकते हैं, लेकिन लोगों का आकर्षण जो है वो गलत चीजों में जाता है, तो आप उनको नहीं देखें, अच्छे अच्छे छोटे छोटे काम करें, अच्छे अच्छे क्या करें। अभी संकल्प ले लें आप, पर्यावरण दिवस गया है, मानसून आ रहा है, अपने अपने घर में 11 गमले तैयार कर लो, 5 ही कर लो यार, 5 गमले, गमले नहीं है कोई बात नहीं, पीपा है पुराना, उसको ऊपर से काट के हटा दो ढक्कन को, उसमें मिट्टी भर लो, छेद कर लो, ठीक है, पीपी है कोई, फेंको मत, फ्रॉम वेस्ट टू बेस्ट, जो चीज आप कर सकते हैं। बोतल है, पानी भरो, मनी प्लांट की डाली लगा दो, ग्रीनरी लगाओ,
5 गमले तैयार कर लो। परात है खराब हो रही है, मटकी है, मटकी पुरानी मटकी हम खराब हो जाती है, 20 दिन में नई मटकी लेते हैं, फेंको मत भाई, उसको ऐसे ऐसे यूं पूरा काटो, खुरपी से कट जाती है फर्स्ट क्लास, काट के वो जो ऊपर का वो है वो नीचे का बेस बन जाता है, उसके ऊपर उसको रखो, उसमें एक दो थोड़े थोड़े छेद कर लो, करके उसमें मिट्टी डाल दो, कुछ भी गोबर खाद वाद डाल दो, प्लांट लगा दो, तैयार। पालक के बीज लगा दो, पालक लगा दो, हरा धनिया, धनिया है, धनिया को कूटो, छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, उसमें डाल दो, हरा धनिया आ जाएगा। आपकी दाल में हरा धनिया आप डाल देंगे 4 पत्ती भी, तो कितना सुकून मिलेगा आपको। शुद्ध ऑर्गेनिक घर में लगा लो, तुलसी लगा लो, मरुआ लगा लो, ये बहुत बड़े प्योरीफायर है। ऑक्सीजन की जो क्राइसिस है उसके पीछे यही वजह थी कि हम ग्रीनरी से दूर जा रहे हैं, डिफोरेस्टेशन हो रहा है, प्लांट हम लोग काट रहे हैं पेड़ों को, क्योंकि डेवलपमेंट हो रहा है। और जरूरत आजकल क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हम एक तरफा डेवलपमेंट कर रहे हैं। देयर शुड बी बैलेंस बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, टिकाऊ विकास। तो टिकाऊ विकास बहुत जरूरी है, उसकी पहल आप अपने घर से कर सकते हैं, खुद से कर सकते हैं। तो आप करेंगे तो आप देखिए, मेरा दावा है जो व्यक्ति प्लांटेशन में रुचि रखता है वो लगा ले, 5 पौधे लगाएगा तो उनका बड़ा मन लगेगा। ऑफिस से आया, बड़ा मन, खुरपी ली, गुड़ाई कर दी, पानी डाल दिया, खाद डाल दिया, तो उसको बड़ा अच्छा लगेगा और उसकी एनर्जी का चैनलाइजेशन होगा। ये चैनलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे डिविएंट क्यों होते हैं, बच्चे विचलित क्यों होते हैं? क्योंकि जो बच्चे होते हैं 5 साल के 10 साल के, उनकी एनर्जी का चैनलाइजेशन होता है, वो सही दिशा में जा नहीं पाता। अब एनर्जी कहाँ खपाए, वो तो खपानी है, तो वो नेगेटिव तरीके से होता है। तो क्या होता है हमारे बीच में हमारे एक बहुत ही, मैं ये कहूंगा कि अपने आप में एक मोटिवेशनल पर्सनालिटी है और नेहरू युवा केंद्र दौसा के डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर हैं श्रीमान राकेश अलोरिया जी, वो हमारे बीच मौजूद हैं। मैं निवेदन करूंगा श्रीमान राकेश अलोरिया जी से कि सर 2 मिनट के लिए आप आए और हमारे युवाओं का उत्साहवर्धन करें और स्ट्रेस मैनेजमेंट पर 2 शब्द कहें सर। श्रीमान राकेश अलोरिया जी। सर आवाज सुन पा रहे हैं सर? सर आवाज सुन पा रहे हैं? सर अनम्यूट करके बात करें सर। हाँ जी सर, यस सर। हेलो जी सर। पहले तो मैं सभी साथियों का अभिनंदन और स्वागत करना चाहता हूं और हमारे जो मुख्य जो अतिथि हैं जीएल शर्मा जी, हमारे आज के जो एक्सपर्ट हैं, और साथ में हमारे रमाशंकर शर्मा और आपका। तो साथियों, ये आज का जो टॉपिक है स्ट्रेस मैनेजमेंट, यानी कि एक तनावपूर्ण जीवन। तो कहने का मतलब है आजकल का अपने वर्तमान समाज में देखा जाए तो कोविड को लेकर के एक नकारात्मकता और किसी न किसी चीज को लेकर के लोगों में स्ट्रेस, चाहे वो टीनेज में हो, 16 से 18 वर्ष के लोगों में, चाहे वो एक उम्रदराज व्यक्ति में हो, चाहे वो एक कामकाजी महिला में हो, चाहे एक वर्किंग लेडी में हो। तो आजकल के जो परिप्रेक्ष्य में हर कोई एक कुछ ना कुछ तनाव से गुजर रहा है। कहते हैं ना कि हर किसी इंसान की जिंदगी में कुछ ना कुछ इशू है। तो इशू एक तनावपूर्ण बनता जा रहा है और तनाव इतना ज्यादा हो जाता है कि लोग डॉक्टर के पास जाने से घबराते हैं। उनका ये मतलब भ्रांति, ये भ्रम है कि भाई हम कोई पागल थोड़ी ना, डॉक्टर के पास, दिमाग के डॉक्टर के पास तो पागल जाते हैं। तो इस तरह की वो वार्तालाप करते हैं और कहीं ना कहीं तो स्ट्रेस, मतलब तनाव इतना ज्यादा हो जाता है घर में भी, और वो तनाव औरों को भी, और लोगों को भी हावी हो जाता है। तो ये है, तो इस स्ट्रेस को किस तरह से मतलब दूर किया जाए और अपने एक खुशहाल जिंदगी को, एक अच्छे लाइफस्टाइल को किस तरह से जिया जाए। तो अब सर से जो जीएल शर्मा है, तो उनसे मेरे भी कुछ जहन में कुछ क्वेश्चन भी हैं हमारे साथियों के प्रति। तो सर अभी थोड़ी देर में जुड़ेंगे सर। जुड़ेंगे जी सर। तो यही है। तो अब ठीक। तो अभी 10 मिनट हो जाएंगे सर।
जी सर। ठीक ठीक है। तो कहीं ना कहीं तनाव एक बहुत ऐसी चीज है जो मतलब हमारे जीवन को एक मतलब दुभर कर देती है। तो ये आज का जो टॉपिक है स्ट्रेस मैनेजमेंट, बहुत ही अच्छा मतलब विषय है कि कोरोना को मन में रखते हुए लोग मन में नेगेटिव भारी बन क्यों लाए हम, मतलब इससे हमारा ना हो जाए, है ना। और मतलब हम गांव वगैरह जैसे ग्रामीण क्षेत्र की अगर बात करी जावे तो ग्रामीण क्षेत्र में भी लोग क्या करते हैं कि भाई उनको समझाया जाता है कि भाई मास्क लगाइए, आप बार बार सैनिटाइजेशन कीजिए, लेकिन वो फिर भी नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि भाई कहीं हमें मोदी पागल बना रहा है। तो इस तरह की भ्रांतियां हैं, इस तरह की मतलब चीजें हैं जो हमारे मतलब लोगों में पनप रही हैं। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। और आज जीएल शर्मा सर जो अगर जुड़ते भी हैं, कुछ मेरे जहन में भी क्वेश्चन है, अगर मैं पूछूं उनसे जाकर के मतलब पूछूं कुछ अपने साथियों के बारे में, है ना। तो कुछ मतलब अगर मैं ज्यादा कुछ ना बोल करके अशोक कुछ आपको कहना चाहूंगा कि आप थोड़ा कंटिन्यू करें। और अभी भी कुछ बच्चों की कुछ जिज्ञासा है, कुछ क्वेश्चन की कुछ, तो आप उसको कीजिएगा, है ना, हल बिल्कुल कीजिएगा। सर, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल आपने वास्तव में नेहरू युवा केंद्र के जरिए युवाओं को इस कड़ी में जोड़ रखा है और कहीं ना कहीं आप समय समय पर मोटिवेट करते रहते हैं। और आपने बिल्कुल सही बात कही कि आज के दौर में ये डिप्रेशन के बारे में, स्ट्रेस के बारे में, टेंशन के बारे में कहीं बात नहीं की जा रही है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कमी है हमारी। हमें इस सब्जेक्ट पर बात करनी चाहिए। बिल्कुल सर। जी सर, बिल्कुल। मैं इसी कड़ी में आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे जो नेहरू युवा केंद्र के एपीए साहब हैं श्रीमान रमा शंकर जी, मैं बिल्कुल सर सर से निवेदन करूंगा सर अनम्यूट करें और युवाओं का उत्साहवर्धन करें। सर रमा शंकर शर्मा जी सर। अशोक जी नमस्कार। सर नमस्कार। नमस्कार आलोरिया साहब को नमस्कार। और सर शर्मा नमस्कार साहब यदि नमस्कार नमस्कार। शर्मा साहब यदि जुड़ गए हैं तो उनको बहुत बहुत साधुवाद, नमस्कार। साथियों, ऐसा है जो बात चल रही है स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट से तात्पर्य यही है कि किसी भी प्रकार के अपने टेंशन को, जिसे कहेंगे अपन, किसी भी तरह का प्रेशर अपने दिमाग के ऊपर नहीं आना चाहिए। यदि आपके दिमाग के ऊपर प्रेशर आएगा, आवाज आ रही है? आ रही है सर, कंटिन्यू करें आपका। हाँ, तो यदि आपके दिमाग में किसी भी प्रकार का प्रेशर आएगा तो वो केवल आपके लिए नहीं है, उसका प्रभाव आपके शरीर पे भी पड़ेगा, उसका प्रभाव आपके साथियों पे भी पड़ेगा और उसका प्रभाव अपने परिवार पे भी पड़ेगा, परिवार के सदस्यों पे। तो ऐसी स्थिति में हमारा ये प्रयास रहना चाहिए कि हम हर चीज को एक्सेप्ट करें, स्वीकार करें, चाहे वो आज के लिए हमारे लिए अच्छी हो या बुरी हो। अगर अच्छा हो रहा है तो वेल एंड गुड, कोई दिक्कत ही नहीं है। और यदि उसमें दिक्कत आ रही है, कोई हमारे लिए आज के लिए कोई बुरी चीज हो रही है, तो हमको ये मानना चाहिए कि हो सकता है उसमें कोई ना कोई हमारी अच्छाई छिपी है, फॉर फ्यूचर, आगे के लिए हमारे लिए कोई अच्छाई छिपी है। तो ऐसी स्थिति में यदि हम हर चीज को अच्छाई मान के पॉजिटिव थिंक लेके हम काम करेंगे तो उससे हमारा हर स्ट्रेस, किसी भी तरह का स्ट्रेस हो, वो हमारा इजीली ट्रेस आउट हो सकता है। तो मेरा सिर्फ एक ही प्रयास रहता, और मैंने अपने जीवन में, यदि मैं अपनी स्वयं की बात करूं तो मैंने अपने जीवन में एक ही सिद्धांत बना रखा है, बी पॉजिटिव, सकारात्मक सोच। हमेशा आप सकारात्मक होकर अपना कार्य करें, चाहे वो उसका रिजल्ट कैसा भी हो, रिजल्ट चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। उसका रिजल्ट नेगेटिव होगा तो उसका भी हमारे लिए आगे के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी, उसके हमारे सामने रिजल्ट्स महसूस होंगे आगे के लिए। तो कवाल साहब, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि यही मैसेज मेरा सबसे अच्छा होगा आज के टाइम में, बी पॉजिटिव थिंग्स। जी सर, तो बहुत आप बहुत आगे कंटिन्यू।
जी सर। ओके सर। जी सर, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने बहुत अच्छी बात बताई है कि हमें नेगेटिविटी में भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव चीज को तलाशना चाहिए। बिल्कुल हमारे श्रीमान जी सर जुड़ चुके हैं दोबारा से। बिल्कुल मैं देख पा रहा हूं कि सर गाड़ी में से ही हमारे लिए अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकाल रहे हैं। इसके लिए मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा सर। और हमारा नेहरू युवा केंद्र सर आपके लिए बिल्कुल इस चीज के लिए बहुत धन्यवाद अर्पित करता है सर आपको। सर बिल्कुल कंटिन्यू करें सर। अपना अनम्यूट करके सर। आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। अब आ रही है? जी सर, यस सर। Now are you getting me? आवाज आ रही है? यस सर, आवाज आ रही है सर। अब तो आ रही होगी आवाज। यस सर। बिल्कुल सर, ओके आगे ओके continue ओके। करें। तो मैं थोड़ा ऑन द वे हूँ, इसलिए हो सकता है डिस्टरबेंस हो। ये भी मैं म्यूट कर देता हूँ इसको। एक सेकंड, मैं ये बज रहा है, इसको एफएम को म्यूट कर देता हूँ। तो बहुत अच्छी चर्चा चल रही थी। मैं बता दूं आपको कि मैं अशोक से बहुत प्रभावित हूँ। क्यों हूँ? कि इसके पास हर चीज का समाधान है। पैनासिया है, ये रामबाण है। अशोक से पूछा भाई आवाज नहीं आ रही, क्या करें? सर ये कर दो। ये नहीं हो रहा, क्या करें? भाई ये कर दो। तो ये क्या है? इससे हमको सीखना चाहिए। कैसे सीखना चाहिए? कि हर आदमी जो अपना कोई भी काम कर रहा है, मैं अपना मान लीजिए काम कर रहा हूँ, मैं एसडीएमशिप कर रहा हूँ यहाँ जयपुर में, मुझे कोई इंसिडेंट कमांडर का मैं काम कर रहा हूँ, तो वी मस्ट नो, आई मस्ट नो अबाउट ऑल द थिंग्स, ऑल द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द इंसिडेंट कमांडर। भाई क्या इंसिडेंट कमांडर? डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में इंसिडेंट कमांडर का जिक्र किया हुआ है। वो कौन उसको नियुक्त करेगा, उसकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होंगी, उसके क्या फंक्शन होंगे, उसको क्या करना चाहिए, उसकी क्या लिमिटेशन है, और वो क्या करेगा। एवरीथिंग मस्ट बी नॉन टू मी। अगर मैं सब चीजों को जानता हूँ, मुझे सब चीजें आती हैं, मैंने उसको पढ़ा है, मैंने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के पेयर एक्ट को देखा है, तो मुझे पता होगा कि इंसिडेंट कमांडर ये होता है। तो ये चीजें अशोक पर लागू होती है। अशोक जब आईटी में एक्सपर्ट है, काम कर रहा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, और इन चीजों को देखता है, कंप्यूटर चलाता है, अच्छा काम कर रहा है, पूरा यूट्यूब और इसको, तो उसको सारी चीजें पता है, वो अपना मास्टर है। तो ऐसे हर व्यक्ति को जिस क्षेत्र में वो अपना काम कर रहा है उसमें मास्टरी होनी चाहिए। उसमें एक्सक्यूज ही नहीं कि सॉरी सर ये तो मुझे पता नहीं। अरे क्यों नहीं पता? आपको पता होना चाहिए। तो हर अपने व्यक्ति का क्षेत्र, वैसे तो मैं मानता हूं कि हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ सब चीजें सीखनी चाहिए। छोटे छोटे काम होते हैं, हमको ये पता नहीं होता कि यार ये कैसे ट्यूबलाइट कैसे लगाई जाती है, पंखा कैसे फिट किया जाता है, ये काम कैसे किया जाता है। छोटे छोटे कुछ नल खराब हो गया तो भी हम कुछ कर ही नहीं पाते, फट से बुलाना पड़ता है हर किसी को। तो आदमी को थोड़ा थोड़ा हरफन मौला होना चाहिए, सारा काम आना चाहिए। मास्टर तो नहीं हो सकता, जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन, ऐसे हो जाता है फिर। तो लेकिन जो उसका क्षेत्र है, जो उसका काम है, उसमें उसको एक्सपर्टाइज करनी चाहिए, फिर कोई एक्सक्यूज नहीं है। इस मामले में मैं अशोक का फैन हूँ, तो उसको हर चीज का समाधान निकाल दे पक्का, चाहे थोड़ा सा वक्त लगे, लेकिन और ये करना चाहिए, है ना। तो मैं बिल्कुल फ्री हो जाता हूँ जब कोई कंप्यूटर की और इसकी आईटी की बात होती है, मोबाइल की होती है, तो अशोक विल डू इट। ये कर लेगा भाई, अशोक से पूछ लो, है ना। इट्स वेरी नाइस। तो हम चर्चा को वापस करें, आगे कंटिन्यू। बात हो रही थी पॉजिटिविटी की, और बात हो रही थी प्रकृति के सानिध्य की, बात हो रही थी छोटे छोटे कामों से कुछ ना कुछ जरूर हासिल होता है। जैसे एक मछली को आपने बाहर से निकाल करके पानी में डाल दिया, उसका जीवन बचा लिया, तो आपने बड़ा काम कर दिया। और छोटे छोटे कामों से धीरे धीरे आगे होती है। जैसे गिलहरी की कथा हम सबने सुनी है रामचरितमानस में, जब भगवान राम पुल बना रहे थे तो गिलहरी भी वहां कोई ना कोई कंकड़ पत्थर लेकर के आ रही थी और उसमें डाल रही थी। तो वहां वानर सेना ने कहा कि ये क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे हो, मतलब आपके इससे क्या होगा? तो गिलहरी ने कहा क्यों नहीं होगा। ये कंकड़ भी तो इसमें पुल में लगेगा, ये पत्थर भी तो पुल में लगेगा, ये मेरा योगदान है। तो छोटे छोटे योगदानों से हम हमारे जीवन को बहुत अच्छा बना सकते हैं। दशरथ मांझी की कहानी आप लोगों ने सबने सुनी है और सब लोगों ने देखी भी है। एक लाइव एग्जाम्पल है, एक डेडिकेशन का, एक समर्पण का। जिसकी बीवी प्रेग्नेंट थी और वो इलाज कराने के लिए गया तो उसको घूम के जाना पड़ा 20 किलोमीटर दूर। सामने पहाड़ी थी, अगर पहाड़ी नहीं होती तो अस्पताल 3 किलोमीटर दूर ही था, उसको 20 किलोमीटर दूर जाना पड़ा। उसकी वाइफ की डेथ हो गई। उसने प्रण किया इस पहाड़ी को मैं हटाऊंगा। ये पहाड़ी किसी दूसरे के जीवन के रास्ते में रोड़ा नहीं बन सकती।
और उसने प्रण किया और उसने एक कुदाली और परात से, उसके पास कोई संसाधन नहीं थे, उसके पास जेसीबी नहीं, वो इतना क्वालिफाइड नहीं था, वो इंजीनियर नहीं था, वो मजदूर था। उसने एक अपनी कुल्हाड़ी ली, अपनी वो खोदने की वो ली और परात ली और पहाड़ के सामने टिक गया और उसको कहा कि पहाड़ पर्वत चाहे मेरा जीवन पूरा लग जाए लेकिन मैं तुझे हटा के रखूंगा। और उसने उस पहाड़ में से सुरंग निकाल दी। यह है दशरथ मांझी की कहानी। तो आप सब कुछ कर सकते हैं, उसको 20 वर्ष लगे, 20 वर्ष लगे उसको। आप सब जानते हैं कितनी प्रेरणाप्रद है, कितनी प्रेरणाप्रद। तो ये आपको हर जगह, आपके आसपास, आपके वातावरण में, आपके गांव में, आपके शहर में, आपके जिले में, आपके राज्य में, आपके देश में, ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे जो आदमी कहाँ से उठ करके कहाँ पहुंच जाता है और वो अपने डेडिकेशन के साथ, अपने दृढ़ निश्चय के साथ ही ये कर पाता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। और उसके लिए उद्यम करना पड़ता है, आपको काम तो करना पड़ेगा। अगर ऐसे सोचने से, करने से, जैसे तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में 2-3 जगह कहा, उसके हालांकि अलग अर्थ है, भिन्न अर्थ है, लेकिन वो कहता है कि तुलसी भरोसे राम के, निर्भय होकर सो, कमी ना हो। तो वो ये कहता है कि ज्यादा फिक्र नहीं करनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ नहीं करो, सो जाओ, ऐसा भी नहीं है। जैसे फिर दोबारा कहता है वो, एक और कवि है कोई, वो कहते हैं कि अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे। मलूदास जी का की पंक्तियां है ये, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलूका कह गए सबके दाता। तो वो भी ये कहता है कि नहीं, जो लोग अजगर की तरह कुछ नहीं करना चाहते, कुछ नहीं करेंगे, तो उसके दाता तो है राम, उसका जीवन तो निकल जाएगा। लेकिन जो जीवन में उसको जो भी जीवन मिला है, हमको मानव जीवन मिला है, तो मानव जीवन होने के नाते हमारे जो सरोकार हैं, हमारे जो संकल्प हैं, हमारे जो जीवन के लक्ष्य हैं, जिनको हम धर्म कहते हैं, क्योंकि जीवन के 4 ही पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म का मतलब यहाँ रेस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी अकाउंटेबिलिटी है, आपकी क्या ड्यूटी आपको असाइन की है, ये आपको करना है, ये आपको उत्तरदायित्व निभाना है, अजगर की तरह बैठना नहीं है। तो इसके निहितार्थ यही है कि मीनिंग देयर बाई whatever you have assigned any kind of the role in your life, you have to do perfectly. अच्छे से उसको निष्पादित करें, अच्छे से उसको संपादित करें, जिससे कोई भी व्यक्ति कहे यार काम तो ऐसा करना चाहिए, ये किया, राइट? यस सर। ये कौन है अभी जो दर्शन दे रहे हैं? मैं इनको शक्ल से तो पहचान रहा हूँ, लेकिन मैं नाम नहीं जान रहा हूँ। सर ये अजयवीर सिंह जी सर हैं। हाय हाय अजयवीर, गुड गुड, ओह नाइस टू सी हियर, वेरी नाइस। लेकिन आपकी मुस्कुराहट कहाँ गई यार अजयवीर जी? आप मतलब ऐसे गुमशुदा तो नहीं थे अजय जी? वेरी नाइस टू सी यू आफ्टर लॉन्ग टाइम। कहाँ गए अजय जी अब? सर वो म्यूट चलिए, है। अब अशोक मैं चाह रहा हूँ कि आपकी कोई भी क्वेरी हो, उससे ही मैं आगे बढ़ूंगा। आगे बेटर रहेगा कि अपन थोड़ा इंटरेक्शन कर लें। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। कोई आपको कोई भी आपकी ऐसा, बिल्कुल सर। हमारे जो भी साथी यदि सर से क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं तो अपना हाथ खड़ा कर दें, प्लीज रेज योर हैंड। सर हमारे नेहरू युवा केंद्र के डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर हैं श्रीमान राकेश अलोरिया जी। सर वो आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा महसूस कर पा रहे हैं, और बिल्कुल मैं श्रीमान जी से कहूंगा कि सर 2 शब्द कहें। श्रीमान राकेश अलोरिया जी। राकेश जी वेलकम। सर बहुत बहुत नमस्कार आपको दिल की गहराइयों से। पहले तो नमस्कार नमस्कार, सैल्यूट। आपने बहुत अच्छा ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया। सर पहले तो मैं आपको बहुत बहुत अशोक, यस राइट। राकेश जी बी कंटिन्यू प्लीज। जी तो सर मुझे बहुत अच्छा लगा, एक पहली बारी आप वेबिनार के माध्यम से इतने मतलब बिजी शेड्यूल में हमें टाइम निकाल के जुड़े और बच्चों को मोटिवेट किया आपने, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और सर मैं थोड़ा सा निवेदन करूंगा कि आने वाले टाइम में भी इसी प्रकार के माध्यम से हमसे जुड़ते रहें आप। हाँ तो सर मैं एक्चुअली जैसे कि पहले अशोक से बात हुई थी जी, अशोक से मेरी बात हुई थी पहले कि सर वेबिनार में हमारे जीएल शर्मा जी आएंगे। मैंने हाँ उनको तो मैं जानता हूँ, आई नो, मतलब वो पहले भी दौसा के एसडीएम रह चुके हैं, मैं उनसे मिला हुआ हूँ। तो सर मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने उसको परमिशन दी। मैंने सर बिल्कुल बिल्कुल वो सर अपने उद्बोधन से मतलब हमारे साथियों को लाभान्वित करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, तो सर को जरूर बुलाइएगा। जी 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 तो जी, अच्छा लगा सर बहुत बहुत मुझे। और सर एक क्वेश्चन है मेरी, आपकी फोटो क्यों दिखाई दे रही मुझे?
मैं आपको रिकॉल करने फोटो की नहीं दिखाई कोशिश दे कर रही रहा है। हूँ। हाँ, आपका जो है वो मुझे फोटो दिखाई नहीं दे रहा आपका चेहरा में, इसलिए अभी ट्राई करता हूँ मैं सर। हाँ, फोटो भेजा। मीटिंग शुरू होने वाली है। अब आ रही है सर? नहीं, फोटो नहीं आ रही यार। औरों को दिखाई दे रही है क्या अब फोटो? आ रही है? राकेश जी की नहीं सर, मैंने आपको वीडियो ऑन करने का रिक्वेस्ट भेजा है, आप केवल यस पर क्लिक कर दें। ठीक है ठीक है ठीक है, करता हूँ। अच्छा, राकेश जी को भेजा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। फोटो मेरी फोटो देखो, फोटो नहीं आ रही, फोटो मेरी फोटो क्लिक कर। यस सर, आपकी फोटो आ गई सर। आ रही है? यस सर। हाँ, आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है, आवाज आ रही है। तो जी सर, आवाज आ रही है सर आपकी। हाँ, अब ठीक है ना? यस सर। हेलो। जी सर, आवाज आ रही है सर की जीएल सर से मेरे क्वेश्चन है हमारे साथियों की तरफ से। हाँ, यस सर। मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आज के जो परिप्रेक्ष्य में जो हर इंसान कोई स्ट्रेस से गुजर रहा है, तो स्ट्रेस से हर एक व्यक्ति गुजरता है, तो वो अल्कोहल का सेवन लेता है, शराब का सेवन लेता है, वो शराब का सेवन करता है। तो ये कितना ठीक है और कितना ठीक नहीं है, तो सर से जानना चाहता हूँ मैं। देखिए, ये बहुत ही मेरे लिए बड़ा दुविधापूर्ण प्रश्न है। मैं एक्साइज डिपार्टमेंट में 10 साल मैंने काम किया है एज एन एक्साइज ऑफिसर। तो सरकार तो ये चाहती है कि रेवेन्यू बढ़े और उसकी सेल ज्यादा से ज्यादा हो। मेरा ये मानना है कि कोई भी नशा, किसी भी प्रकार का नशा किसी भी समाधान का कारक नहीं हो सकता। कोई समाधान का रास्ता, कोई भी किसी प्रकार का नशा कभी नहीं हो सकता। तो कुछ लोग टेंशन में होते हैं, सिगरेट जला लेते हैं, बीड़ी पीते हैं, चिलम लगाते हैं, या शराब पीते हैं ना। शराब तो बहुत कॉमन है, और शराब पीने को लेकर के बहुत सारे रिसर्च हुए। उसमें कहा है कि आदमी स्ट्रेस में, टेंशन में होता है और यूं अकेलापन महसूस करता है, ऐसा होता है, तो वो जनरली पी लेता है कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं, और फिर कंपनी भी उसको तुरंत मिल जाती है। और ये बड़ा एक कई बार पीयर प्रेशर होता है, और वो बहुत सारे सर्कमस्टांसेस होता है। तो मैं आपको बताऊं, अच्छा, इसमें आपके 2 प्रश्न निहित है। पहले आपने पूछा कि ये कितना सही है कितना गलत है, तो डेफिनेटली एब्सोल्युटली एब्सर्ड है, एब्सोल्युटली गलत है, एब्सोल्युटली एब्सर्ड है। और इतना गलत है कि ना तो नैतिक रूप से, ना चिकित्सा की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से, ना ही नैतिक दृष्टि से, और ना ही आर्थिक दृष्टि से ये सही है। बिल्कुल गलत है, तीनों तरीके से, चारों तरीके से गलत है। और दूसरा, इसका फिर समाधान क्या है, उपाय क्या है कि आदमी फिर टेंशन में नशा नहीं करे, ये भी नहीं करे, तो क्या करे? तो बहुत ही सुगम तरीके से, और हम सब जानते हैं उसको। देखिए, ऑलवेज बी टेक ए पॉज। कभी भी आपको कोई भी टेंशन हो रहा है, कहीं भी आपको कोई दुविधा हो रही है, आप किसी भी प्रकार के डायलेमा में हैं, तो हमेशा एक पॉज लें। यानी अपनी जिंदगी को, अपने शरीर को, अपनी आंखों को अपना एक ठहराव बिंदु बना लें 2 मिनट के लिए। तो मैं जो बात कर रहा था वो ये कह रहा था कि कोई भी संकट हो, कभी भी कैसा भी, इसको अपनाना आप, तो आप रुक जाए। आपको किसी से झगड़ा हो रहा है, कुछ हो रहा है, कोई त्वरित प्रतिक्रिया देने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आप रुक जाएं, इसको कहते हैं टेक ए पॉज। ले लें, ठीक है, रुक लें, मिनट 2 मिनट 5 मिनट, आंखें बंद कर लें, बैठ जाएं, तसल्ली ले लें, लंबी लंबी सांसें ले लें, ठीक है। उसके बाद में आपके पास वक्त है, तुरंत प्रभाव से कोई प्रतिक्रिया करने से बचें। अंग्रेजी में कहावत है, इफ स्पीच इज सिल्वर देन साइलेंस इज गोल्ड। अगर कोई चीज बोलना अगर चांदी है, तो चुप रहना सोना है। तो कहीं भी कोई तकरार हो रही है घर में, परिवार में, इवन आपके बेटर हाफ के साथ भी, कभी पत्नी के साथ भी कभी कुछ गर्मा गर्म कुछ हो रहा है, तो बहुत चुप रहना सबसे बड़ा समाधान, सबसे बड़ा समाधान। हर चीज अपने आप ही सेटल हो जाती है चुप रहने से। आपको कुछ नहीं बोलना है,
आप बिल्कुल शांत रहें, ठीक है। आप वैसे भी कोई इशारे भी नहीं करने। कई बार क्या होता है कि इशारों में कहीं कोई क्या समझ लेता है, आपको कुछ नहीं करना। इसको कहते हैं टेक ए पॉज। स्थिति को यथास्थितिवादी रहने में, आपको कुछ नहीं करना है, वेट एंड वॉच, इंतजार करें और सब चीजें अपने आप स्वतः ही आपके फेवर में घटित हो जाएंगी, पक्की बात है। और आपने कुछ आगे से कुछ इनिशिएटिव करने की कोशिश की, आक्रामकता बरतने की कोशिश की, आपने आगे से कुछ पहल करने की कोशिश की, कुछ अनवांटेड कुछ बोलने की कोशिश की, तो निश्चित मानिए आपके मन में ये होगा कि नहीं नहीं नहीं, इससे पॉजिटिविटी जाएगी। तो अगर 20% कोई पॉजिटिव संदेश जाएगा तो 80% नेगेटिव जाएगा, उसके पता नहीं कोई क्या अर्थ निकालेगा तो क्या। तो राकेश जी, जो आपका प्रश्न है वो यही है कि कहीं भी संकट की घड़ी, कोई टेंशन कुछ भी हो रहा है, तो आप टेक ए पॉज, बिल्कुल शांत मन से स्थिर होकर के बैठे। कोई आपको कुछ नहीं बोलेंगे, कोई बोलने की जरूरत नहीं। कई लोग ओवर टॉकेटिव होते हैं, मैं भी कई बार खूब ज्यादा बोलता हूँ, मुझे भी लगता है अरे यार मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया। जी जी सर। नहीं बोलना चाहिए, आदत में शुमार हो जाता है राकेश जी। तो ऐसे रुक जाना चाहिए ऐसे टाइम पर। बहुत देखिए, बहुत लोग, हमारे टीचर्स भी कहते हैं, सब लोग कहते हैं अपने आप का आत्मनिरीक्षण करना जरूरी है, आत्मावलोकन करना जरूरी है, इंट्रो इंस्पेक्शन करना जरूरी है। जब आप अपने आप को समझ लेंगे, समझ पाएंगे, तो निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि हर समस्या का समाधान आपके अंदर ही मौजूद है, आपके पास मौजूद है। आप अपनी अंतरात्मा पर जब हाथ रख कर देखेंगे तो आपको खुद महसूस होगा कि मुझे यार ये करना चाहिए था, जो आपने नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उसमें आपकी आदतें ऐसी थी, मेरी भी होती हैं। मैं देखता हूँ यार मैंने ऐसे क्यों बोल दिया फालतू की चीजें, जबकि मुझे बोलना ही नहीं चाहिए था, मुझे किसी ने पूछा ही नहीं, मैं जबरदस्ती चीजें बोल दी। क्यों बोलूं मैं? जितनी चीजें जरूरत है उतनी बोले। तो इज सिल्वर देन साइलेंस इज गोल्ड। तो हमेशा कोशिश करें कि शांत रहें, चुप रहें, कम से कम बोलें, जरूरत जितनी है उतनी ही बोलें, आगे डॉट डॉट लगा के रखें, जिससे आप अपने फेवर में, अपने पक्ष में उस सेंटेंस को कभी भी मोड़ सकते हैं। रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, ठीक है। दोनों विपरीत अर्थ है, तो आप चाहो जब जहां कोमा लगाना चाहो जब कोमा लगा सकते हो। रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, ठीक है। अपने फेवर में आप किसी भी स्ट्रीम को, किसी भी पहल को, किसी भी परिस्थिति को, किसी भी सर्कमस्टांसेस को अपने पक्ष में मोड़ पाने में समर्थ हो सकते हो, राइट? यस सर। राइट सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अच्छी तरह से आपका जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब सर मैं चाहता हूँ कि हमारे कोई वॉलेंटियर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे हो, उसके जहन में कुछ हो तो। यस सर। अशोक, यस जरा इनसे। जी, शंभू शर्मा जी, आपने हाथ खड़ा कर रखा है। यस, पूछे शंभू शर्मा जी। जी अशोक जी से बारे मुझे। जी सर। हेलो शंभू। सबसे पहले तो जी सर प्रणाम सर। मैंने सर के साथ में बहुत काम किया है दौसा कलेक्टेड से, और मैं आपसे कहूँ तो मैं इनसे बहुत इंस्पायर्ड भी हूँ। एक्चुअली मैं इनसे इंस्पायर्ड, इनकी कार्यशैली से इंस्पायर्ड हूँ सर। मैं जीएल शर्मा साहब की कार्यशैली से बहुत इंस्पायर्ड हुआ हूँ, और मुझे ये मतलब इतने एनर्जेटिक लगते हैं कि आज भी मैं वो चाहता हूँ कि मैं भी सर के जैसा बनूं। ये मेरी बहुत ही हार्टली आकांक्षा रही है, और जब अजय जी मुझे बताया तो मैं, आप बिलीव नहीं करें, पिछले 3 घंटे से मैं वेट कर रहा हूँ इसका कि मैं भी कुछ पूछूं सर से। तो सर मेरा पहला क्वेश्चन तो सबसे पहले यही है कि सबसे पहले थोड़ा पर्सनल है कि आप इतने एनर्जेटिक रखते हैं, और दूसरी जहाँ तक स्ट्रेस की बात है तो शंभू जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है सर, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है सर। जी मैं एक बार वापस, जी मैं स्पीकर से खोल लेता हूँ सर। सर अब आ पा रही है आवाज सर? अशोक जी सर। यस यस सर। हेलो जी सर। सर मैं ये पूछना चाह रहा था सर से कि सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है सर से कि प्रैक्टिकल लाइफ मैंने सर की देखी है कि सर एक तो अपने आप को आप इतना एनर्जेटिक कैसे रख पाते हैं खुद, और दूसरी चीज है स्ट्रेस के प्राइवेट क्या है ताकि अपन को स्ट्रेस को शुरू में ही रोक सकें, उस स्ट्रेस को बढ़ने से अपने आप को कंट्रोल कर सकें। ओके, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आवाज कट रही थी। पहला क्वेश्चन आपने बताया कि अपने आप को कैसे एनर्जेटिक रखें
यही आपका प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न ये है कि स्ट्रेसफुल स्थिति में कभी आए तो उसका सामना कैसे करें, राइट? मेरी आवाज सुन रहे हैं आप शंभू जी? यस सर। कोई बात नहीं, आप अशोक को मैसेज करके भेज दो, आपकी आवाज डिस्ट्रैक्ट हो रही है तो कुछ प्रॉब्लम होगी टेक्निकली। आप अशोक को दूसरा क्वेश्चन लिख के भेज दें, पहले क्वेश्चन का उत्तर देता हूं मैं। ऐसा कोई मैजिक नहीं है, कोई जादू नहीं है, ना तो मेरे पास है और ना ही किसी और के पास है, चाहे वो हमारे माननीय अशोक गहलोत साहब हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे दूसरे और कोई भी बहुत सारे आइडल हो सकते हैं, किसी के पास भी कोई जादू की छड़ी नहीं है। एम आई राइट? नहीं है ना? हम सब वही ह्यूमन बीइंग हैं, जैसे आप हैं वैसे ही, और वैसा ही मैं हूं। और मैं तो बिल्कुल साधारण सा छोटा सा एम्प्लॉय हूँ, कार्मिक हूँ राजस्थान सरकार का। बहुत बड़े बड़े अफसर बैठे हुए हैं, बड़े बड़े उच्चाधिकारी बैठे हुए हैं, और उन्होंने बड़े अच्छे जीवन में बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। तो मैं नहीं मानता कि कोई बहुत बड़ी बात है। बस दो चीजें हैं, दो फॉर्मूला मान लीजिए आप, मेरे अनुभव से ही मैं बता सकता हूँ आपको। एक तो हेल्दी आपकी आवाज कट गई सर, आवाज नहीं आ रही सर आपकी। शंभू जी आवाज आ रही है? जी सर। अशोक, आर यू जी सर। गेटिंग मी? जी सर। यस सर, कंटिन्यू। आवाज आ रही है? जी सर, बिल्कुल आ रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही, लेकिन आप सुन पा रहे हैं मुझे? यस सर, बिल्कुल सुन पा रहे हैं सर। सुन पा रहे हैं आप? यस सर। हाँ, ओके। तो ये दो चीजें मैं आपको बताऊं। एक तो हेल्दी वे ऑफ लाइफ, आपके जीवन में सारी प्रैक्टिस जो है वो हेल्दी हो। ऐसा नहीं आप जो कर रहे हैं वो एब्सोल्युटली सही है, मैं जो कर रहा हूं वो बिल्कुल सही है। उसको अच्छे से टैली करें। आप जो कर रहे हैं, आप जो भी कुछ कर रहे हैं वो 100% सही है या नहीं है, ये टैली करना है। क्योंकि हर व्यक्ति कोई पूरा हर काम में एक्सपर्ट नहीं होता है। जैसे मैं वाटर थेरेपी बताता हूँ, 1 मिनट में पूरी कर दूंगा आपको। अशोक जानता है इस वाटर थेरेपी को, शायद इन्होंने एक वीडियो भी मेरा अपलोड कर रखा है। हम सिविल लाइन में योगा करते थे, तो सुबह से लेकर के रात तक आप पानी के जरिए कैसे हेल्दी रह सकते हैं। सिंपल, सुबह उठते ही 2 घूंट पानी पिए, क्योंकि हमारी जो सैलाइवा होता है, लार होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। दैट इज वेरी प्रीसियस। जैसे माता का जो दूध होता है, बच्चे का जब जन्म होता है माँ से, गर्भ से, तो माता का जो दूध होता है वो बड़ा स्पेशल होता है उस समय का। और वो दूध में ऐसे तत्व होते हैं जो जीवन में उसको ना तो आर्टिफिशियली किसी लैब में बनाया जा सकता है, ना ही उसको कहीं से खरीदा जा सकता है। ठीक है, मुझे पता नहीं उसको क्या कहते हैं, टेक्निकल टर्म है। वो दूध जब बच्चा पीता है तो उसकी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, उसकी सर्वाइवरनेस बहुत बढ़ती है। उसको पिलाना बहुत जरूरी होता है। कई मेडिकल कंडीशन होती है जब पिला नहीं पाते, उसको इंक्यूबेशन में रखना पड़ता है बच्चे को। ऐसे ही जब हम सो करके सुबह उठते हैं तो हमारे मुंह में जो, शाम को हमेशा मुंह साफ करके सोना चाहिए, कोशिश करें ब्रश करके सोएं। वो संभव नहीं हो तो गुनगुना पानी, अच्छा पानी कुल्ले उल्ले करके अच्छे से पूरा साफ करके जब आपको सोना चाहिए, जिससे कोई भी भोजन का कण दांतों में नहीं रहे। क्योंकि दांत हमारे बहुत प्रीशियस है, ये दांत कभी भी दूसरे ऐसे नेचुरली नहीं बन सकते, करोड़ों रुपए खर्च करके भी नहीं बन सकते। ये बहुत बहुत बड़ी आपकी मतलब प्राकृतिक सौगात है, इसको बड़े सजो के रखें। मेरे पापा 88-89 में एक्सपायर हुए, 10-12 साल उनको हो गए, लेकिन जब वो एक्सपायर हुए तो उनके पूरे 32 दांत कंप्लीट। उनकी हेल्दी वे ऑफ लाइफ जो है वो हमने कोशिश की कि उनको लें। वो ये है कि आप शाम को अच्छे से कुछ भी ब्रश करें, कुछ भी करें, कुल्ला करें, साफ करके सोएं, आधा गिलास थोड़ा पानी पी करके भी सोएं। और जब सुबह उठें तो आपके जो सैलाइवा है आपको इकट्ठा हो रहा है, उसमें 2 घूंट पानी उठते ही पी लें, 2-3 घूंट, तो वो सैलाइवा बाहर थूके नहीं, वो चला जाए। हाँ, वो आप बीमार है, कफ वफ आ रहा है तो आपको थूकना ही है। लेकिन नॉर्मल आप है और कफ वफ नहीं है तो सिंपल आप उसको पिए, फिर आराम से वॉशरूम जाएं, वॉशरूम जाके हाथ धो के बैठें, और बैठ के जितना आप पानी पी सकते हैं। कुछ लोग गुनगुना पीते हैं, कुछ लोग तांबे का पानी पीते हैं, कुछ लोग चांदी के बर्तन का पानी पीते हैं, कुछ लोग पीतल के बर्तन का पानी पीते हैं, कुछ लोग मटकी का पानी पीते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए। आराम से 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास, धीरे 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 पानी पिए।
पी लिया। फिर दिन में जितना भी कभी कुछ खाए पिए उसके पहले 2-3 घूंट पानी जरूर पिए, जिससे आपका जो है वो ईसोफेगस और जो नली है वो लुब्रिकेट हो जाए पानी की जरूरत। फिर कुछ भी खाएं, जैसे लंच कर रहे हैं या ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, उसके तुरंत बाद कभी पानी नहीं पिए 1 घंटे तक नॉर्मल। ज्यादा गर्मी है तो 45 मिनट हो सकता है, सर्दियों तो 1.5 घंटे हो सकता है। उसके बाद 1 घंटे बाद 1.5 घंटे बाद जब आपको प्यास लगेगी, क्योंकि उस बीच में जठराग्नि होती है हमारे यहाँ, जो है वो जठराग्नि होती है जो भोजन को पाचन देती है। तो इस बीच में कुछ भी आपको पानी नहीं पीना। 1 घंटे बाद जब प्यास लगेगी तो वही बैठ के आराम से 1 गिलास 2 गिलास 3 गिलास पानी पीना। कोई भी खाना खाएं आप, लंच करें, ब्रेकफास्ट करें, डिनर करें, उसके तुरंत बाद बाथरूम जरूर जाए। तुरंत बाद, चाहे आपको लग रहा है नहीं लग रहा है, बाथरूम जाए। आपके कभी डायबिटीज नहीं होगी, कभी आपके प्रोस्टेट नहीं होगी, ठीक है। और खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी पिए। कुछ भी खाएं तो 2 घूंट जरूर पहले पानी पी लें, फिर आराम से अपना खा लें, है ना। ज्यादा पानी पीने की जरूरत नहीं है। और इस तरह से ये इसको वाटर थेरेपी। तो पूरे दिन की लाइफ में ऐसे आप जब भी कुछ खाएं 2 घूंट पानी पी लिया और फिर कुछ ना कुछ खाएं। फिर 1 घंटे तक कुछ नहीं, पानी नहीं पीना है। 1 घंटे बाद प्यास लगेगी, पानी पीना। सोने से पहले आधा गिलास पानी जरूर पिए। उठने के तुरंत बाद 2-3 घूंट पानी पी लें और फिर बाथरूम जाकर के पूरा 2-3 गिलास 4 गिलास पानी पी लें आराम से। ये आप करके देखिए। तो पहला वे ऑफ लाइफ। और दूसरा, बीपी मंत्री जी आने वाले हैं, मुझको रिसीव करना है उनको, तो मैं केवल 5-7 मिनट ही आपके साथ रह पाऊंगा, 7-8 मिनट मैक्सिमम, ठीक है। तो दूसरा है बी पॉजिटिव, हमेशा ऑलवेज बी स्माइल। आप जब मिरर के पास जाएं, सुबह जाएं, कभी भी जाएं, तो निराश होकर नहीं जाएं, मिरर के सामने मुस्कुराते हुए जाएं। चाहे आपके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ है, मिरर में जब अपने आप को देखें तो ऑलवेज बी स्माइल, राइट। तो ये ऐसी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। शंभू जी। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बहुत बहुत अच्छी बात बताई आपने। बी पॉजिटिव। हमारे सर नेक्स्ट है राकेश मेहरा जी, कुछ पूछना चाह रहे हैं सर। राकेश मेहरा जी। यस राकेश जी, अनम्यूट करें। शायद सर राकेश जी अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। यस सर। जी राकेश जी। सॉरी सर, नमस्कार सबसे पहले तो आपको। नमस्कार। नमस्कार राकेश जी, कैसे हैं आप? सर मैं अच्छा हूँ सर। आपकी बातें सर बहुत ही सर प्रेरणा देती है सर। और जैसे कि आपके उधर ने आपने बताया, स्ट्रेस को लेकर, स्ट्रेस मैनेजमेंट को लेकर, सकारात्मक सोच को लेकर सर, बहुत ही अच्छा लगा सर। और सर मेरा भी इसी परिप्रेक्ष्य में एक सवाल है सभी नेहरू युवा वॉलंटियर की ओर से। सर मैं ये जानना चाहूंगा कि आज के परिप्रेक्ष्य में, आज वर्तमान समय में सर, युवा नशे की ओर सर बहुत ज्यादा अग्रसर है सर। तो सर जो युवा है वो किस प्रकार से नशे से सर दूर हो सकता है, या कोई ऐसी चीज जो उनको दूर कर सकती है, नशे की ओर ना जाए, स्वस्थ भारत का निर्माण हो सर, इसलिए कुछ गाइडेंस करें सर। पहले भी मैंने बताया था, मैं अभी जस्ट आपको बता देता हूँ कि ये तो आपकी स्ट्रॉन्ग विल पावर ही हो सकती है, लेकिन मैंने एक बात कही थी, वो ये थी कि चैनलाइजेशन ऑफ योर एनर्जी। युवाओं की, बच्चों की अगर एनर्जी को, ऊर्जा को हम सही दिशा में चैनलाइज कर देंगे और सही दिशा में उसको लगा देंगे तो वो नशे से बच सकता है। नशा व्यक्ति क्यों करता है? इसलिए करता है, एक तो उसके पास पैसा है नशा करने के लिए, ठीक है। दूसरा उसके पास परिस्थिति है, मतलब वो फ्री है, कोई काम नहीं है, बिजी नहीं है। तीसरा उसके ऊपर कोई सोशल कंट्रोल नहीं है, घर वालों का नियंत्रण नहीं है, परिवार का नियंत्रण नहीं है और समाज का कोई नियंत्रण नहीं। वो इस बात से बिल्कुल बेबाक है कि वो नशा करेगा, कोई देखेगा तो कोई क्या कहेगा, उसके कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो सामाजिक नियंत्रण से विमुख है, उससे दूर है, पारिवारिक नियंत्रण से दूर है, उसकी परिस्थितियां उसके अनुकूल है नशा करने के। तीसरा, उसकी ऊर्जा का, एनर्जी का कोई चैनलाइजेशन नहीं हो रहा, तो उसको यूज करो भाई। वो युवा जिस परिवार में है, जिस समाज में है, जिस गांव में है, जिस लोगों का वो मित्र है, सखा है, तो उसकी एनर्जी को आप चैनलाइज करवाइए। आप खेलो, गेम खेलो, फुटबॉल खेलो, उनसे पौधे लगवाओ, आप काम करवाओ,
कहीं ना कहीं उसको ऐसी चीजों में संलग्न करो, पढ़ाई की तरह, न्यूज़पेपर में बैठा दो लाइब्रेरी वाचनालय में, पढ़िए भाई, नहीं करेगा नशा। चैनलाइजेशन ऑफ एनर्जी इज वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं चैनल होगा, चैनलाइजेशन नहीं होगा, सही दिशा में संचार नहीं होगा, तो फिर डिविएंट होगा, विचलन होगा, और वो नशे की तरफ उन्मुख होंगे। युवा नशे की तरफ तभी उन्मुख होते हैं, परिस्थितियां उसके नशा करने के अनुकूल होती हैं, कोई काम नहीं होता, पैसा होता है, और कोई नियंत्रण नहीं होता उसके ऊपर। ये सब करना पड़ेगा, राइट? जी सर, ठीक है थैंक यू। राकेश जी, ओके, थैंक यू सर। हाँ अशोक बताएं। जी सर, बिल्कुल। और इस कार्यक्रम को समापन की तरफ ले जाते हुए मैं हमारे बीच में एक और सर हैं, दिलीप जी। मैं दिलीप जी कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं। दिलीप जी, यस, अनम्यूट करें सर। दिलीप जी अनम्यूट करें। हेलो सर, बहुत बहुत आभार आप सभी का। सर मेरा क्वेश्चन था सर से कि अभी जो नए नए जो लत लग रही है सर नशे की, जैसे अभी नया नशा जो ग्रामीण क्षेत्र में आ रहा है अभी, इसको स्मैक का नशा सर। तो सर सुनते आ रहे हैं, अभी किया तो नहीं नशा, ना उसके बारे में पता, लेकिन सुना है कि वो बॉडी और परिवार, खुद की बॉडी को भी इतना नुकसान करते हैं जितना कि अपने खुद के परिवार को भी भ्रष्ट करते हैं। तो सर कौन सा उसको नशा है? उसको अगर उसकी लत लग जाती है तो सर बोलते हैं कि लत नहीं छूट पाती बहुत जल्दी से। ये सभी नशे के ऊपर है दिलीप जी, आप नशे की बात ज्यादा मत करो, नेगेटिविटी आती है इससे। आप क्योंकि नशा नहीं करते हैं, बहुत अच्छी बात है, दूसरे लोग करते हैं, उनको आप रोको। सर मैंने अभी सर काफी सारी मीटिंग की है मेरे गांव के अंदर, सभी ग्राम गांव के जो पंच पटेल उनको, सॉरी फॉर, नहीं, मैंने अभी आपको पिछले प्रश्न का उत्तर दिया था राकेश का, तो वो मुझे लगता है कि वो एक समाधान है। लोगों को चैनलाइज करो, उनकी एनर्जी को चैनलाइजेशन करना चाहिए, पारिवारिक नियंत्रण जरूरी है, और एक नियंत्रण का और हम समाजशास्त्र में पढ़ाते हैं, वो है उनकी पीयर। मानसिक स्थिति ऐसी हो चुकी है कि उनको समझाना मुश्किल हो जाता है, उसको कैसे जूते clear मारो, करें उनको? अगर समझने से नहीं समझ रहे हैं तो उनके जूते मारो भाई। परिवार वाले डंडा दे सकते हैं, उनके फादर, उनके ब्रदर, उनकी मदर, और फिर वो नहीं मानता है तो आप मित्र लोग किस काम के हो? आप मित्र लोग उसको बैठा करके ठुकाई कर सकते हो आप, ये आपका अधिकार है, उसको गलत रास्ते से रोकिए। ये थर्ड डिग्री है, ये बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल सर, बट जो फैमिली मेंबर्स हैं उनकी बात करते हैं उनके बारे में, तो सर वो उसके उनको ये सब करने के लिए, ये मैं मानता हूँ स्थितियां बहुत, गंगानगर, हनुमानगढ़ और पंजाब से जो सटे हुए जिले हैं उनमें स्थितियां ज्यादा अनुकूल नहीं है, और हमारे यहाँ तक भी ये पैर पसार रहा है नशा। लेकिन इसका समाधान है, और वो सामाजिक शायद कोई नेटवर्क इशू आ गया है। बिल्कुल साथियों, बी पेशेंस। और किसी का यदि क्वेश्चन है तो बिल्कुल बता सकते हैं, वरना कार्यक्रम को अपन समापन की तरफ लेकर जाते हैं। और बिल्कुल शायद कोई नेटवर्क इशू हो गया है सर के साथ में। रमाशंकर जी सर सुन पा रहे हैं सर? रमाशंकर जी सर, रमाशंकर जी सर सुन पा रहे हैं? जी चलो कोई नहीं। बिल्कुल बिल्कुल साथियों, सर दोबारा से रिकनेक्ट हो गए हैं। कोई नेटवर्क इशू चल रहा है शायद, इसलिए बार बार इस तरीके से डिस्कनेक्ट होना पड़ रहा है। जी सर सुन पा रहे हैं सर? हाँ मैं सुन रहा हूँ, मुझे मंत्री जी को रिसीव करने जाना है, इसलिए मैं कंक्लूड करता हूँ। मेरी तरफ से सभी को शुभकामनाएं। बिल्कुल सर, और हमारे पूरे नेहरू युवा मैसेज कर सकते हैं, अशोक को करते हैं, अशोक मुझे फॉरवर्ड कर देंगे। आई विल ट्राई माई बेस्ट लेवल। उत्तिष्ठा जागृत है, प्राप पुरानी बोधता, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल योर गोल इज रीच्ड।
थैंक यू सर, बहुत थैंक यू बहुत सर, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू वेरी बहुत मच। आभार आपने सर, अपने हमें बिजी शेड्यूल में अपने से समय कीमती निकाला, टाइम दिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद अब सर। आप देखिए, मैं कमरे से बाहर जा रहा हूँ तो मैंने सारी लाइटें ऑफ कर दी। ये आप भी अपनी आदत बना दीजिए, अपने घर में, अपने परिवार में, अपने गांव में, अपने पड़ोस में आपको कहीं भी अनवांटेड लाइट जलती हुई देखें, उसको तुरंत बंद कर दें और मिसयूज नहीं करें। सेव द लाइट, सेव द नेशन, सेव द ट्री, सेव द नेचर, राइट, सेव द लाइफ। ओके, थैंक यू, जय हिंद। थैंक यू जय सर, हिंद थैंक सर, यू, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। Thank you so much. और आप सभी साथियों का बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद। नेहरू युवा केंद्र परिवार आपके लिए हमेशा मोटिवेट करने के लिए बना रहेगा। और बिल्कुल आज हमारे काफी लोगों ने क्वेश्चन पूछने की कोशिश की और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी के डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। और बिल्कुल सर, मैं रमाशंकर जी सर से कहूंगा कि कार्यक्रम का समापन करें सर। जी सर, रमाशंकर जी सर। हाँ, नमस्कार साथियों। हाँ, नमस्कार नमस्कार। शर्मा साहब। जी सर, सर लेफ्ट हो चुके हैं। सर अच्छा लेफ्ट, अच्छा अच्छा। हाँ जी सर, वो थोड़ा बिजी थे। ओके ओके। तो साथियों समय ज्यादा बहुत हुए बहुत हैं। हाँ, टाइम बहुत हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। आपने, मैं अपेक्षा करता हूं कि जो आपने आज सीखा है स्ट्रेस मैनेजमेंट पे, तो अपने जीवन में प्रैक्टिकली आप इसको उतारें ताकि किसी तरह की समस्या आपके लिए और अपने परिवार के लिए नहीं रहे। धन्यवाद। हाँ अशोक जी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और बिल्कुल सर, मैं तो हमेशा एक ही बात कहता रहता हूं कि मुझे हमेशा डॉक्टर जीएल शर्मा साहब की एक बात याद रहती है। वो हमेशा कहते रहते हैं कि तुम्हारे दिल की चुभन जरूर कम होगी, किसी के पांव का कांटा निकाल कर तो देखो। तो साथियों, कहीं ना कहीं यदि स्ट्रेस में कोई गुजर रहा है तो बिल्कुल उसे मोटिवेट करें और दूसरों की हेल्प करते रहें। देने का नेचर रखें, एटीट्यूड ऐसा रखें, बिल्कुल कुछ देने का। और इसी के साथ मैं कार्यक्रम का समापन करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।